कुमार यादव आप लोग के सामने विश्वास आईएएस एकेडमी विथ विजय सर नाम से चैनल लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से पेट 2022 यूपी पेट 2022 का एक नया वीडियो लॉन्च करने जा रहा हूं। यह मेरा प्रथम वीडियो है। इस वीडियो से मैं दावा करता हूं कि उन 37 लाख लड़के जो अब तक 37 लाख लड़के फॉर्म भरे हैं, उन सभी लड़कों को लाभ मिलेगा अगर आप मेरी वीडियो को ज्वाइन करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं दावे के साथ करता हूं दोस्तों कि आप इस पेपर में सफलता के एकदम नज़दीक हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि आप विफल हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं दोस्तों। 100% दावे के साथ कहते हैं कि आप नज़दीक हैं, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज एकदम आपको एक नोट्स देने वाला हूं जो क्लास नोट्स जैसे लिखाया जाता है, सेम वैसे ही क्लास होगा। आप चाहे तो क्लास नोट्स बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं उन दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र के लड़कों को एक वरदान लेकर के आ रहा हूं, जो कि पैसे की कमी से, दूर दराज के होने के नाते और आर्थिक तंगी के नाते, सामाजिक समस्याओं के नाते, वो बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, जो कि कोई शहर का चमचमाती हुई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, आप घर बैठे ही मेरी क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन करके आप इसका लाभ ले सकते हैं दोस्तों। तो इसके साथ ही साथ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पेट के एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और 100 अंक के प्रश्न होंगे। ये 100 प्रश्न 100 अंक के होंगे और यह 15 टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा। 15 टॉपिक का सवाल जो दोस्तों होगा उसको एकदम छोटा छोटा बारीकी करके मैं क्लियर कट कर देता चाहता हूँ कि किस टॉपिक को हमको पढ़ना है और किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है। किसी भी एग्जामिनेशन में यदि हम जान जाएं कि कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, तो वह हम समझ लीजिए कि एकदम सफलता के बहुत ही नज़दीक हैं दोस्तों। सबसे बड़ी समस्या होती है कि जो स्टूडेंट होता है वो समझ नहीं पाता है कि हमको क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। सिलेबस में सब चीज़ें लगभग एक समान लगती है, इसीलिए जब हम कोई नोट्स या बुक उठाते हैं तो लगता है कि हमको सब पढ़ना है, लेकिन उसमें सब नहीं पढ़ना, बहुत ही कम पढ़ना है। तो यह कला हम आपको बताएंगे दोस्तों कि हमको कम से कम पढ़ करके अधिक से अधिक समझ करके एग्जाम को कैसे गेन करना है और कैसे इसे क्रैक करना है। तो चलिए दोस्तों, हम टाइम ज़्यादा ना गंवारा करते हुए आज पेट 2022 के बारे में, यानी कि इस पेट 2022 के बारे में हम आपसे बता देना चाहते हैं कि बहुत ही जल्द मैं आपका सिलेबस लेकर के आ रहा हूं और इस सिलेबस की हम टॉपिक वाइज यदि चर्चा करें तो यह पाएंगे कि हमारा टॉपिक बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए, इसमें जो पहला टॉपिक दिया हुआ है दोस्तों, यह दिया हुआ है भारतीय इतिहास। अब इस भारतीय इतिहास में हमको देखना है, इसमें खास करके हमारा जो दिया हुआ है भारतीय इतिहास में टॉपिक, जो तीनों टॉपिक दिया हुआ है, पहला टॉपिक है हमारा एशियंट हिस्ट्री, दूसरा है मिडिवल हिस्ट्री और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री। तो एशियंट हिस्ट्री में क्या क्या दिया हुआ दोस्तों, इस पर चर्चाएं जरा हम कर लें। इस चर्चाओं के साथ हम आगे बढ़ेंगे। पहला टॉपिक इसमें दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा टॉपिक दिया हुआ है वैदिक संस्कृत, तीसरा टॉपिक दिया है बौद्ध धर्म। अब इस बौद्ध धर्म में हमको खास करके गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में, उनकी शिक्षाओं के बारे में, बस इसी दो टॉपिक पर हमको विशेष करके चर्चा करना है। पूरा हमारा पेट का टॉपिक क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अगला टॉपिक हमारा है जैन धर्म। ऐसा हो ही नहीं सकता है जहाँ बौद्ध हो वहाँ जैन ना हो, ये दोनों लगभग जुड़े हुए धर्म हैं। तो इसीलिए जहाँ बौद्ध धर्म होता है वहाँ जैन धर्म भी होता है। तो ये जैन धर्म भी बौद्ध धर्म की तरफ प्रासंगिक है। जैसे वहाँ पर बौद्ध धर्म के अगुआ गौतम बुद्ध हुआ करते थे, तो इसमें असली नाम आता है जो हमारा ये महावीर स्वामी का आता है। तो लिखनी है, इसमें भी इनके जीवनी और इनके शिक्षाओं के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ इन दोनों धर्मों से हमको, इनकी जीवनी और शिक्षाओं के साथ साथ हमको यह देखना है कि इसमें इनका घरेलू पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि क्या रहा। एक बड़े घर के होने के बावजूद भी, संभ्रांत परिवार से होने के बावजूद भी सन्यासी जीवन ये लोग जीते हैं और पूरे विश्व में एक नया संदेश देते हैं। फिर अगला टॉपिक हमको पढ़ना है दोस्तों मौर्य वंश। इस मौर्य वंश में खास करके हमको सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। अगला है गुप्त वंश। इस गुप्त वंश में हमको समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय को ये विशेषकर से पढ़ना है। अगला टॉपिक है हमारा हर्षवर्धन और अगला टॉपिक है राजपूत काल। इसके साथ ही साथ अब हम मिडिवल की तरफ बढ़ेंगे। तो मिडिवल में हमारा जो टॉपिक देखना है दोस्तों, यह है आपका
सल्तनत काल और मुगल साम्राज्य, फिर मराठा साम्राज्य। अब इसके बाद ही हमको आ जाना है ये उत्तरार्ध, ये मिडवल में, यानी कि ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये उत्तरार्ध की बात करेंगे। फिर उसके बाद से हम आ जाएंगे ब्रिटिश राज का समसामयिक आर्थिक प्रभाव, इसकी भी चर्चाएं करेंगे। फिर हम आ जाएंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट पर, यानी कि शुद्ध रूप से आधुनिक भारत की बात हम करेंगे। इस आधुनिक भारत में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों के बारे में हम जो चर्चाएं करेंगे। इसमें खास करके हमको जो देखना है ये 1905 से 1911 के बीच के कार्यकालों को देखना है। और इसके बाद से हम बात करेंगे स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिका की बात हम लोग करेंगे, जो इसी समय से इनकी शुरुआत हो जाती है। उसके बाद से हम दोस्तों बात करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, इसकी हम लोग बात करेंगे। अगला टॉपिक हमारा दोस्तों है, इस टॉपिक जो हम लोग देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, वह है ये विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। इसमें खास करके जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उस समय भारत में कोई संवैधानिक कानून नहीं था भारत पे, और राज्य के इस राज्य के क्रम में उन्होंने कुछ विधि बनाए, कायदे कानून बनाए, नियम बनाए, और भारत और अपने परिप्रेक्ष्य में कहाँ उनका स्वार्थ था, कहाँ कैसे था, इसकी चर्चा हम क्लास में करेंगे। इसी संदर्भ में उन्होंने जो एक्ट बनाया, खास करके उसका प्रभाव, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, ये पुलिस एक्ट, ये तमाम जो देखेंगे, आज भी इसका प्रभाव हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में और भारतीय पॉलिटी में बहुत ही प्रभाव पड़ता है। इसकी भी बात हम करते हैं, आगे चल के चर्चाएं करेंगे। आगे बात हम करेंगे दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ देखेंगे कि नेताजी उस समय एक आईसीएस अधिकारी होते हुए भी, कि वर्तमान में जो आईएएस अधिकारी होते हैं उसमें इनका चयन हुआ था, और चयन होने के बावजूद भी ये अपनी नौकरी को छोड़ करके ये राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ते हैं। और क्या आज ये संभव है? सबसे बड़ा सवाल आता है कि क्या आज ये संभव है? तो इसकी चर्चा और परिचर्चा हम उस समय जब क्लास में होंगे, इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो वहाँ पे करेंगे दोस्तों। फिर अगला हमारा तीसरा टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक जो हम देखेंगे, यानी कि जो पहला हमारा टॉपिक था भारतीय इतिहास, इसमें 5 नंबर के सवाल पूछे गए हैं, और इस 5 नंबर में एशियंट, मिडिवल और मॉडल देख रहे हैं। ये तीनों सवाल जो है, तीनों टॉपिक जो 5 नंबर के होंगे। और अगला टॉपिक हमारा होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसकी अभी हम चर्चाएं की हैं, ये भी 5 नंबर के सवाल यहाँ से भी पूछे जाएंगे। अगला तीसरा टॉपिक हमारा है दोस्तों ये भूगोल। अब इस भूगोल में भारत एवं विश्व के भौतिक भूगोल की बात की जो कर रहा है। अब एक साथ भारत एवं विश्व की नदी और नदी घाटियों को देखा जाएगा, भू संसाधन को देखा जाएगा, पर्वत, पहाड़ और हिमनद को देखा जाएगा, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र को देखा जाएगा, वन एवं वन संपदा को देखा जाएगा। इसके साथ ही साथ हम इसमें और जो बात करेंगे, ये दोस्तों बात करेंगे खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन में विशेष करके भारत के खनिज संसाधन की बात की जाएगी दोस्तों। और इसके साथ ही साथ भारत एवं विश्व के राजनीतिक भूगोल की जो बात करेंगे, जलवायु और मौसम की बात करेंगे, टाइम जोन की बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं कि टाइम जोन जो हम बात करेंगे सिर्फ भारत के संदर्भ में टाइम जोन नहीं, यहाँ पर भारत के साथ ही साथ वैश्विक टाइम जोन को भी देखेंगे। जैसे खास करके कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं जिसका प्रासा, यानी कि ये अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा होता है और कुछ का कम होता है। तो जिस देशों में अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा होता है तो वहाँ पे टाइम जोन अधिक होते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, रूस, चीन। इन देशों में टाइम जोन एक से अधिक है, किसी में 5 है, किसी में 4 है, किसी में 11 है। और भारत जैसे देशों में इसका 30 डिग्री का अक्षांशीय विस्तार है। तो यहाँ टाइम जोन मात्र एक है, जो नैनी के, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है या मिर्जापुर से होकर गुजरता है दोस्तों। इसकी बात हम करेंगे, खैर वहाँ पे जब टॉपिक आए तो करते चलेंगे। आगे हम बात करेंगे ये, फिर इसी में जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास, इसकी जो बात करेंगे। आज क्या कारण है कि दिन पे दिन हमारी पॉपुलेशन जो माइग्रेंट शहरों की तरफ करती जा रही है, इसकी भी बात करेंगे। यानी कि भूगोल भी हमारा यहाँ पे 5 नंबर का सवाल दे रहा है।
अब अगला बात करेंगे हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जो बात करेंगे, यह खास करके 1947 से 1991 तक की बात करेंगे। और 1947 से 91 की जो बात होती है, तो इनको भी 3 चरणों में तोड़ करके हम बात करेंगे। अब इसमें हम खास करके योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं को देखेंगे। लेकिन अब इस योजना आयोग की जगह पे दोस्तों अब आ चुका है नीति आयोग। यह नीति आयोग ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय यानी कि नरेंद्र मोदी जी का ये कॉन्सेप्ट रहा, और इसको ये 2014 में जब प्रधानमंत्री बनते हैं प्रथम बार, तो ये प्रथम बार ये कॉन्सेप्ट देते हैं और इसको 15 में लॉन्च कर देते हैं दोस्तों। आगे बात करेंगे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और इस मिश्रित अर्थव्यवस्था के विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों की बात करेंगे। तो इन तीनों टॉपिकों को हम इस भारत के संदर्भ में, वैश्विक संबंध में भी देखेंगे और भारत के परिप्रेक्ष्य में भी इसको देखा जाएगा। अगला जो बात करेंगे हरित क्रांति की बात करेंगे। अब जब हरित क्रांति और कृषि की बात कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पशुपालन और डेयरी फार्मिंग से सवाल ना आया है। यानी कि यहाँ पे दूध विकास और ऑपरेशन फ्लड के बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे। उसके साथ ही साथ जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे, तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण की विधि को और इसके पीरियड को 3 भागों में बांट करके देखेंगे दोस्तों। जब इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर इसको हम कायदे से विस्तारित करेंगे। फिर आगे जो बात करेंगे दोस्तों, हम वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे। यानी कि उस समय जो हमारी जो नीति आई थी, एलपीजी की नीति आई थी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एवं ग्लोबलाइजेशन की जो नीति आई थी, यानी कि उदारीकरण और ये पी से मतलब ये निजीकरण और जी से आपका ग्लोबलाइजेशन या कि भूमंडलीकरण की जो बात की जाएगी दोस्तों। यानी कि इन सब टॉपिक को देखा जाए तो यह एलपीजी नीति 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कॉन्सेप्ट रहा और ये आया, और इसमें भारत कहीं ना तो कहीं देखेंगे जो उदारीकरण की नीतियाँ थी उसको भूल रहा है, निजीकरण की नीतियों को प्रबलता से इस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हस्तक्षेप करते जा रहे हैं। और तीसरा भूमंडलीकरण का आज जो हम देख रहे हैं दायरा, ये दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है कि पूरा विश्व एक बाजार होता जा रहा है। फिर इसके बाद से हम जब बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें हम आगे चल करके वर्ष 2014 के पश्चात का आर्थिक सुधार, यानी कि जब से हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद ये जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बने हैं, ये जब से बने हैं तब से इनका जो सुधारात्मक रूप रहा है, किन किन क्षेत्रों में रहा है और पहले से कितना सुधार हुआ है, जैसे कृषि के क्षेत्र में, ढांचागत सुधार में और श्रम सुधार में, ये हमको कहने की बात नहीं है, ये जो आप देख ही रहे हैं। फिर आगे जो बात करेंगे दोस्तों, यह है आर्थिक सुधार की जो बात करेंगे और जीएसटी की बात करेंगे दोस्तों। अब तो जीएसटी आया है, इससे पहले होता था वैट, और वैट के स्थान ले लिया है कौन? जीएसटी। अब यह जीएसटी लिया है, तो यह जीएसटी किन रूपों में था, अब इसकी बात और वैट और जीएसटी से जब तुलना इकोनॉमिक्स में करेंगे तो आप देखेंगे कि जीएसटी अच्छा है कि वैट अच्छा है, और यह किसके लिए फायदेमंद है और किसके लिए घातक है। फिर 5वां टॉपिक हमारा है दोस्तों, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में जो पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान का, इसमें देखेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में। दूसरा देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व और सिद्धांतों के बारे में देखेंगे। तीसरा देखेंगे मौलिक अधिकार एवं उसके कर्तव्यों के बारे में देखेंगे। अगला देखेंगे संसदीय प्रणाली के बारे में देखेंगे। अगला देखेंगे संघीय प्रणाली एवं संघ केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंधों को देखेंगे दोस्तों। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे इसमें न्यायिक ढांचा। अब न्यायिक ढांचा में खास करके हम लोग देखेंगे
इसमें सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे यानी कि एससी को देखेंगे, और तीसरा दूसरा देखेंगे हाई कोर्ट को देखेंगे यानी कि एचसी को देखेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखेंगे। अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों जो कि डीसी को देखेंगे यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देखेंगे। अब ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो जिला प्रशासन में होता है और ये कैसे न्यायगत व्यवस्थाओं को हैंडल करता है, और एक जिला प्रशासन में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे तालमेल होता है, और इसका तालमेल कैसे सर्वोच्च न्यायालय से हाई कोर्ट से होता है, इसके बारे में हम उस समय चर्चाएं करेंगे। अगला है स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थानें। जैसे वर्तमान में पंचायती राज संस्थानें त्रिस्तरीय है, इसके भी चर्चाएं हम लोग करेंगे। इसके बाद से छठवां टॉपिक है दोस्तों सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान में जाहिर सी बात है, इसको यदि हम 6वीं क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक के साइंस को पढ़ लेते हैं तो एनसीईआरटी की बुक को यदि देख लिया जाए तो सारा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाएगा। और ये हमारे 6 से लेकर 10 तक को देखना है। इसमें खास करके प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान यानी कि छोटे छोटे से टॉपिक देखना है, सब इसमें हमारा क्लियर हो जाएगा। और टॉपिक वाइज जब चर्चा करेंगे तो इसी बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे, इससे अदर नहीं करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप मेरी सारी वीडियो को देख लिए और तो आप इस पेट एग्जाम को बड़े अंकों के साथ हासिल करेंगे, फेल होने की तो कोई गुंजाइश नहीं है। कारण क्योंकि मैं 100 में से दावा करता हूं कि मेरी सारी वीडियो जो देखा है 100 में से कम 90 प्रश्न और 90 अंक हासिल करेंगे दोस्तों, ये मेरा दावा है। और जिस दिन नहीं होता है उस दिन आप मुझे बताइएगा दोस्तों, क्योंकि मैं अपने वीडियो से और अपने क्वेश्चन से मैं आपको सिद्ध कर दूंगा कि कहाँ से सवाल पूछा गया और किन रूपों में सवाल पूछा गया। मैं अपने क्वेश्चन और नोट से दिखा दूंगा दोस्तों आपको, चैलेंज के साथ कहता हूँ। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल ये पेट एग्जामिनेशन है, जितना भी कम समय है वो आपके साथ है। अगला मैं बात करूंगा दोस्तों प्रारंभिक अंकगणित के बारे में। इस प्रारंभिक अंकगणित में हमको देखना है खास करके, इसमें भी यदि हम चौथी क्लास से लेकर के 8वीं क्लास के यदि मैथ के बुक को देख दें, मैथ के बुक को देख दिया जाए तो इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि बाहर का है। छोटे छोटे से सवाल दिए हैं, जैसे पूर्ण संख्या, भिन्न और दशमलव छोटे छोटे बच्चों को भी आता है। परिशुद्धता छोटे छोटे बच्चों को भी आते हैं। साधारण अंकगणितीय समीकरण ये 6वीं क्लास का है। वर्ग और वर्गमूल की बात करेंगे, घातांक और घात की बात करेंगे और औसत की बात करेंगे। तो सब छोटे क्लासों का ये जो सवाल दिया गया है, गणितीय रूप दिया गया है, इसी को हमको देखना है, बशर्ते कि इसको हमको गणित को हवा नहीं बनाना है। इसमें वो गणित नहीं पूछी जाएगी जो आपके एसएससी और बैंकिंग में पूछी जाती है, वो बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी। एकदम साधारण सी गणित पूछी जाएगी दोस्तों। ये बिल्कुल आप सबको आता है, बशर्ते कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया जाए तो ये सबको आता है, कोई इसमें फेल नहीं होगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ मैं आपसे बात करूंगा तो अगला टॉपिक हमारा 8वां टॉपिक है, ये सामान्य हिंदी है। सामान्य हिंदी में भी कुछ ही जगहों से प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे एकदम खूंटे यानी कि गांठ गठिया लीजिए किसी रुमाल से कि ये इससे बाहर सवाल, जितना टॉपिक बता रहे हैं इससे बाहर का सवाल नहीं आएगा। यह जो है संधि है, संधि से सवाल पूछे जाएंगे, विलोम से सवाल पूछे जाएंगे, पर्यायवाची से सवाल पूछे जाएंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द से सवाल पूछे जाएंगे, और लिंग संबंध से सवाल पूछे जाएंगे और उसके भेद से सवाल पूछे जाएंगे, समश्रुत और भिन्नार्थक शब्द से पूछे जाएंगे, मुहावरे और लुकते से सवाल पूछे जाएंगे, सामान्य अशुद्धियों से सवाल पूछे जाएंगे, लेखक एवं उसकी रचनाओं से सवाल पूछे जाएंगे। यह जो टॉपिक है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ से हमारे जो सवाल पूछे जा रहे हैं, यह आपको मैं दावे के साथ कहता हूँ कि यदि आप लोग देख लिया तो कहीं नहीं जाएगा, यहीं से सवाल हमारे पूछे जाएंगे दोस्तों। अगली जो बात हम करेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो सामान्य अंग्रेजी है। यानी कि सामान्य अंग्रेजी में दोस्तों जो हमारा सवाल पूछा जा रहा है वो सिंपल सा ये व्याकरण से यानी कि ग्रामेटिकली पूछा जा रहा है। यानी कि आप 6वीं क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के ग्रामर की बुक को देख लिया जाए तो वहीं से जैसे आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, यहीं से छोटे छोटे वर्ब, एडवर्ब, ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से पूछा जाएगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। दूसरा इसको टॉपिक दिया है अपठित गद्यांश, यानी कि
इस अपठित गद्यांश में आपको इसी से प्रश्न होते हैं और इसी में उत्तर भी होते हैं। बस छाट करके आपको बताना है, स्ट्रेंजा होते हैं, इसी स्ट्रेंजा से आपके सवाल पूछे जाते हैं। बस इसको हमको देखना है दोस्तों। अगला जो बात हम करेंगे रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग में लॉजिक एवं रीजनिंग जो सवाल आएगा इसी से, यानी कि यहाँ से बृहद एवं लघु रीजनिंग की बात करेंगे। क्रम एवं रैंकिंग से सवाल पूछे जाएंगे, संबंध से सवाल पूछे जाएंगे, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी के सवाल पूछे जाएंगे, कारण और प्रभाव से सवाल पूछे जाएंगे, कोडिंग और डिकोडिंग तथा संख्यात्मक अक्षरों से सवाल पूछे जाएंगे। और इसमें अगला सवाल जो होगा दोस्तों आपका यह होगा ये निगमनात्मक तर्क और कथन विश्लेषण एवं उसके निर्णय से, यानी कि यह जो सवाल अब तक पूछा जाता है सी सेट में पूछा जाता है, यह सी सेट से सवाल पूछा जाता है दोस्तों। ठीक, अगला है करंट अफेयर की बात करेंगे। इस करंट अफेयर में आपको भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर के बारे में पूछा जाएगा। अब अगला सवाल आएगा, यह भी आपका 10 नंबर का सवाल होगा। अगला टॉपिक जो होगा यह टॉपिक होगा भारत एवं उसके पड़ोसी देशों से सवाल पूछा जाएगा। कहाँ से पूछा जाएगा? भारत एवं उसके पड़ोसी देशों से, देश की राजधानियों और उसकी मुद्राओं से, भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से सवाल पूछा जाएगा। भारतीय संसद जैसे राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की जो बात करेंगे तो विधानसभा और विधान परिषद से सवाल पूछा जाएगा, यानी कि केंद्र और राज्य के दोनों की उच्च सदन और निम्न सदन दोनों से सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। इसके बाद से अगला सवाल जो हमारा पूछा जाएगा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस से सवाल पूछा जाएगा। विश्व संगठन एवं उसके मुख्यालयों से सवाल पूछा जाएगा। अगला भारतीय पर्यटन एवं उसके स्थलों से सवाल पूछा जाएगा। अगला पूछा जाएगा भारत की कला एवं उसकी संस्कृतियों से सवाल पूछा जाएगा। अगला सवाल जो पूछा जाएगा दोस्तों यह है भारत एवं विश्व के खेल जगत से सवाल पूछा जाएगा। अगला सवाल जो पूछा जा रहा है यह इसका टॉपिक जो दिया हुआ है भारतीय अनुसंधान एवं उसके संगठन से सवाल पूछा जाएगा। फिर अगला सवाल उससे प्रसिद्ध पुस्तक और उसके लेखक से सवाल, जबकि छोटे मोटे पेपरों में देखेंगे यह लगभग हर जगह सवाल पूछा जाता है। फिर अगला पुरस्कार और उसके विजेता से सवाल पूछा जाएगा। अगला सवाल होगा जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण से, जो यह टॉपिक बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्त, इसको इम्पोर्टेंट बना लीजिए, यानी कि इस समय हर एक सवाल हर एक जगह ये सवाल पूछा जा रहा है। अगला टॉपिक मेरा जो 13वां टॉपिक है यह है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, यानी कि विवेचन और विश्लेषण। जो अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण है इसमें 2 गद्यांश दिए गए होंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे और 5 प्रश्न यानी कि 10 नंबर का ये प्रश्न होगा, यानी कि 10 नंबर यहाँ से शुद्ध आप इसका मैं आपको प्रैक्टिस करा दूं दोस्तों तो बिल्कुल आप इसका 10 का 10 नंबर पाएंगे। अगला 14वां टॉपिक है ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, यानी कि आपको ग्राफिकल सवाल पूछे जाते हैं। उसी ग्राफिकल सवाल में से 2 ग्राफ दिए जाएंगे और ये भी प्रत्येक ग्राफ से 5 प्रश्न होगा, यानी कि 10 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे और ये भी आपका 10 नंबर का सवाल होगा। अगला 15वां और लास्ट टॉपिक है तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। अब इस तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण से भी इसमें भी 2 तालिकाएं दी होंगी और प्रत्येक पर 5 प्रश्न पूछे गए होंगे और प्रत्येक 5 प्रश्न यानी कि आपका 2 तालिका, प्रत्येक में 5 प्रश्न यानी कि 10 प्रश्न यहाँ भी पूछे गए होंगे और 10 अंक मिलने की संभावना यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर दोस्तों हम आपसे फिर से वादा करते हैं और आपको यह विश्वास दिलाना चाहेंगे इस विश्वास एकेडमी चैनल में, विश्वास IAS एकेडमी चैनल में, कि जैसा नाम वैसा काम है दोस्तों। मेरी पहले जो संस्था कोचिंग चलती थी इलाहाबाद में, वह संस्था जैसे जो लोग इलाहाबाद में रहते हों उसको जानते होंगे कि मेरे पास अधिक से अधिक लड़के सेलेक्ट हुए ऑफलाइन क्लासेस में, और इस कोचिंग का बहुत ज़्यादा नाम फेम प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन कम लड़कों को पढ़ा करके अधिक से अधिक सिलेक्शन देने वाली ये संस्था है दोस्तों। इसमें कोरोना के कारण ये संस्था अब वहाँ पे क्लोज कर दी गई है। अब इसको उत्तर प्रदेश के मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट में चला रहा हूँ और इसमें अब आया हूँ, मैं ऑनलाइन क्लास भी दे रहा हूँ, आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसका आप लोग अधिक से अधिक लाभ लीजिए। फिर भी मैं आपको दोस्तों कहूँगा कि चलिए अपने इस पेट के सिलेबस को, यानी कि इस पेट के सिलेबस को मैं आपको एट ए ग्लेंस बता देता हूँ कि यह पेट का सिलेबस 3 रूपों में है।
फिर से ध्यान ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी कि पहला टॉपिक है हमारा भारतीय इतिहास। इस भारतीय इतिहास को देखेंगे 3 भागों में बांटा गया है, एशियंट, मिडिवल और मॉडर्न में। ये जो तीनों टॉपिक है इसका, यह 5 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। दूसरा टॉपिक है दोस्तों, यह हमारा राष्ट्रीय आंदोलन। यह राष्ट्रीय आंदोलन जो देख रहे हैं कि यह भी 5 नंबर का आपको सवाल दे रहा है। तीसरा टॉपिक है दोस्तों आपका भारत और विश्व का भूगोल, यानी कि जिसे हम भूगोल कहते हैं, यह भी 5 नंबर का सवाल दे रहा है। चौथा टॉपिक है हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, जो कि इसको देख रहे हैं, यह भी 5 नंबर का सवाल दे रहा है। पांचवा टॉपिक है हमारा दोस्तों भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इसको भी देख रहे हैं, यह भी बराबर 5 नंबर का सवाल हमको दे रहा है। अगला टॉपिक है दोस्तों सामान्य विज्ञान, इसको भी देखें तो 6 से लेके 10 तक का एनसीईआरटी की बुक पे इस पर फोकस करना है एट ए ग्लांस, और ये भी देखें कि 5 नंबर का सवाल हमको दे रहा है। अगला टॉपिक है प्रारंभिक गणित, इसमें 4 से लेकर 8 तक के मैथ की बुकों पर ध्यान देना है, और ये भी देख रहे हैं कि 5 नंबर का हमको सवाल ये भी दे रहा है। अगला टॉपिक हम जो बात करेंगे दोस्तों, ये सामान्य हिंदी यानी कि व्याकरण की बात करेंगे, ये भी हमारा 5 नंबर का सवाल दे रहा है, यानी कि और टॉपिक अब तक 5 में से यानी कि 8 पर 40 सवाल हो गया। अगले बात करेंगे दोस्तों सामान्य अंग्रेजी, यानी कि ये भी हमारा जो ग्रामेटिकली जो सवाल आ रहा है, ये भी 5 नंबर का सवाल हमको ये ग्रामर भी दे रहा है। अगला है तर्क शक्ति एवं तर्क, यानी कि लॉजिकल और लॉजिक रीजनिंग की बात करता है, ये भी हमारा 5 नंबर का सवाल जो दे रहा है दोस्तों, यानी कि अब तक हमारे 50 नंबर हो गए। 11वां टॉपिक हमारे करंट अफेयर, ये करंट अफेयर हमको 10 नंबर का पूछा जाएगा। अगला है सामान्य जागरूकता और जनरल अवेयरनेस, जिससे बात करेंगे, ये भी दोस्तों हमको 10 नंबर का सवाल ये भी दे रहा है। अगली जो बात करेंगे 13वें टॉपिक की, यह हमारा अपठित हिंदी गद्यांश है, ये भी देखेंगे कि 10 नंबर का हमको ये भी सवाल दे रहा है। 14वां टॉपिक है हमारा ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, यह भी इसमें 2 ग्राफ पूछे जाएंगे, और ये भी हमको 10 नंबर दे रहा है दोस्तों। लास्ट टॉपिक हमारा तालिका एवं तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, यह भी हमारा देख रहे हैं, ये 10 नंबर का सवाल हमको ये भी दे रहा है दोस्तों, यानी कि कुल मिला के 15 टॉपिक और 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि कभी भी यह गलती मत करिएगा तुक्का मारने का, लखन लाल की तीर मत चलाइएगा, यानी कि हमारा ये क्वेश्चन गलत होगा तो ये क्वेश्चन के गलत होने पर हमारा 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा, ये क्योंकि निगेटिव मार्किंग हमारी 1/4 है, तो 1/4 निगेटिव मार्किंग बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी सी गलतियां लोगों को बहुत ही घातक सिद्ध हो जाती है दोस्तों। तो चलिए इसके साथ ही साथ मैं आपको यह वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं अपने विश्वास IAS एकेडमी विथ विजय सर चैनल पे, कि मैं आपको पर डे ये पेट एग्जामिनेशन का वीडियो लाता रहूँगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों मेरी जो कोचिंग है, स्पेशली सिविल की कोचिंग है, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि अपने इस सेगमेंट के साथ बहुत ही जल्दी आपको IAS के लिए, PCS के लिए, TST के लिए, PGT के लिए और नेट के लिए आपको बहुत ही जल्दी ये मैं वीडियो हर एक टॉपिक का अलग अलग सेगमेंटों में लाता रहूँगा। और मेरे चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले दोस्तों, और इसका आप भी लाभ लीजिए, अन्य दोस्तों को भी लाभ दिलाइए।